आज की इस प्रेस वार्ता में डब्बू जी आ जाओ इधर। नहीं है, एक कुर्सी उधर लगा दो। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उनके कार्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जमरानी बांध परियोजना जो बहुत समय से प्रतीक्षित थी, उसकी जो स्वीकृति भारत सरकार से मिली हुई है उसके बारे में मुख्य रूप से है। उसके साथ साथ जो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है वो भी बहुत लंबे समय से प्रदेश के लिए इसकी प्रतीक्षा थी। इन दो परियोजनाओं के बारे में और उससे प्रदेश को क्या लाभ प्राप्त होने वाला है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। ऐसे रहना बुलंद। सभी का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग शॉर्ट नोटिस पर यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग पहले इसमें आ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो पहली बार आज यहां आए हैं, मैं उनका विशेष रूप से इस सदन में हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। जैसा अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना, जिसको 2 दिन पहले भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, निश्चित रूप से ये परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी और लंबे समय से पूरे क्षेत्रवासियों को, तराई भावर के लोगों को और तराई भावर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों को इस योजना के स्वीकृत हो जाने से बहुत लाभ मिलने वाला है। जहां तराई भावर की हल्द्वानी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर समेत अनेकों जिलों को पेयजल और सिंचाई, इसके जो कमी है वो कमी समाप्त होगी, पूरी होगी। और ये योजना 1975 से अपनी स्वीकृति की इंतजार कर रही थी, स्वीकृति का लगातार प्रतीक्षा थी इसकी। और ये काम पिछले काफी समय से हम लोग सभी लोग प्रयासरत थे। मैंने भी समय समय पर इसके लिए भारत सरकार में, जल शक्ति मंत्रालय में और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ का प्रवास हुआ, उस प्रवास के दौरान भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भावर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो समाप्त होगी। इस योजना के स्वीकृत होने से जहाँ पेयजल की समस्या समाप्त होगी, सिंचाई की भी और फसलों के लिए किसानों को भी इसके लिए बड़ा लाभ होने वाला है। साथ में विद्युत उत्पादन भी इस योजना से होगा। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, सभी की ओर से बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लंबे समय से रुकी हुई इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। और जल शक्ति मंत्रालय को भी, जो कि उसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी, उन्होंने भी समय समय पर निश्चित रूप से जो काफी इसमें अड़चनें थी, उन अड़चनों को दूर करने में हमारा सहयोग दिया है और अड़चनों को दूर करके इस योजना के राह को प्रशस्त किया है। इसके साथ साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव जी को भी, उनका भी धन्यवाद करता हूं और सभी अधिकारी गणों का और हमारे जो इस काम में लगे हुए थे जनप्रतिनिधि, जिन्होंने लंबे समय से इस मांग को उठाया था,
उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के मंत्री श्री अजय भट्ट जी का भी, और सभी लोगों का, हमारे विधायकों का, वहां के जनप्रतिनिधियों का, पूर्व में जो इस क्षेत्र के जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है उनका भी इसमें योगदान रहा है। श्री कोश्यारी जी का भी काफी उन्होंने जमरानी बांध को आगे बढ़ाने में और समय समय पर इसको करने में काफी अपनी भूमिका की है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और ये उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध 150.60 मीटर ऊंचाई पर प्रस्तावित है और इससे 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई होगी और हल्द्वानी शहर को जो वार्षिक 12 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। 14 मेगावाट जो बिजली होगी और इसके लिए जो भारत सरकार ने धनराशि का जो प्रावधान किया है वो 1730 करोड़ रुपए की स्वीकृति PMKSY में 90% इसमें भारत सरकार का है और 10% राज्यांश है, मतलब कि 90% केंद्रांश और 10% राज्यांश के अंतर्गत ये योजना प्रस्तावित है। और शेष धनराशि का जो वहन है उसमें चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को ही इस सरकारों के द्वारा वहन किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ इसमें जो है MOU इसके अनुसार कर लिया जाएगा और इस योजना से प्रभावित जो लगभग 351.55 हेक्टेयर वन भूमि है वो सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने हेतु वन भूमि स्टेज 2 अंतिम स्वीकृति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसी साल जनवरी 2023 में प्रदान कर दी गई है और इससे प्रस्तावित जो बांध निर्माण का काम है वो आसानी से हो जाएगा और परियोजना से जो प्रभावित परिवार हैं उनके विस्थापन हेतु पराग फार्म की जो प्रस्तावित 300 एकड़ भूमि है उसका प्रस्ताव हमने मई के माह में उत्तराखंड की जो हमारी सरकार है उसने कैबिनेट में इसको पारित कर दिया है और इस प्रस्तावित भूमि को शीघ्र ही सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए जाने की भी जो कार्रवाई है गतिमान है। तो निश्चित रूप से मैं सभी इससे लाभान्वित होने वाले लोगों को भी, उन सभी जनों को भी मैं शुभकामनाएं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि वो जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से, वैसे तो उनका आना हमेशा से हम लोगों के लिए एक बहुत ही उत्सव जैसा होता है, एक त्योहार जैसा होता है और दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों का वो भ्रमण करते हैं। इस बार की उनकी योजना के तत्काल बाद हमको इस बड़ी योजना की सौगात मिली है और इससे पहले 2 दिसंबर 2021 को जब वो देहरादून आए थे तो तब भी उनसे मैंने उस समय भी अनुरोध किया था कि जो हमारी लखवाड़ योजना है, लखवाड़ योजना भी लंबे समय से प्रस्तावित थी और अपनी स्वीकृति का इंतजार कर रही थी, वह भी, उसको भी स्वीकृति नहीं मिल रही थी। लखवाड़ योजना को भी उन्होंने 2 दिसंबर को उनका देहरादून में आना हुआ था और 30 दिसंबर को उसका भी शिलान्यास हो गया। तो एक बड़ी योजना हमको लखवाड़ भी मिली थी और लखवाड़ योजना उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा को इसके पानी का लाभ मिलने वाला है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गणों के साथ उसकी अंतिम मंजूरी भी हो चुकी है और इस योजना के तहत उत्तराखंड देहरादून के लखवाड़ गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनेगा और बांध की जो संग्रहण क्षमता है वो 330.66 MCM होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके साथ ही इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए
78.83 MCM पानी उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में जो संग्रहित जल है उसका बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले 6 राज्यों के बीच जो 12 मई 1994 को समझौता किया गया था, उसी समझौते के अनुरूप इसके जल का बंटवारा भी होगा। और इस योजना में जो विद्युत उत्पादन होगा वो उस पर केवल उत्तराखंड का हक होगा, यानी कि बिजली पूरी तरह से उत्तराखंड की होगी और पानी का जो बंटवारा है सभी राज्यों के अनुसार जो 1994 का समझौता है उसके अनुरूप होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन और स्वीकृति जिनको नहीं मिल पा रही थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। तो ये सब तभी संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ है और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी योजनाएं जो लंबे समय से प्रस्तावित थी लेकिन स्वीकृत नहीं हो रही थी, उन सभी को स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार बहुत सारे नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी हमारे तेजी से आगे को बढ़ रहे हैं। जैसे देहरादून से दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा कुमाऊं से गढ़वाल की जो दूरी है वो दूरी भी निकट भविष्य में 1 घंटे की दूरी कम होने वाली है। नजीबाबाद से सीधे अफजलगढ़ तक का मार्ग भी स्वीकृति भारत सरकार ने उसको भी स्वीकृत कर दिया है। हल्द्वानी शहर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बनाया जाए उसके लिए भी 1600 करोड़ रुपए की जो टेंडर हैं वो टेंडर हो चुके हैं, जल्दी ही वो भी खुलेंगे, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। मास्टर प्लान जहां केदारखंड में आज अनेकों कार्य चल रहे हैं जिसमें 4 धाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ हमारा जो पुनर्निर्माण का कार्य है केदारनाथ जी का वह तेजी से काम चल रहा है। 800 से भी ज्यादा आज श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। जल्दी ही हेमकुंड साहब और केदारनाथ का रोपवे भी जल्दी ही अपना निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा अभी हाल की यात्रा में जो जौलीकोंग, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ सीमांत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की है, उस यात्रा के बाद उत्तराखंड की सरकार इन सभी जो मानस खंड के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थान है, हमारे मंदिर हैं, उन सभी का एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। और भारत सरकार के सहयोग से जहां एक सर्किट वृहद रूप से इसका बनाया जाएगा, वहीं आने वाले समय में 4 धाम यात्रा के यात्री पूरे उत्तराखंड के अंदर जाएं। कुमाऊं और गढ़वाल की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हम राज्य सरकार की ओर से भी प्रयास करेंगे और भारत सरकार से भी इसके सहयोग के लिए निवेदन करेंगे। धन्यवाद। मुंबई और अहमदाबाद की तैयारी आज बंगलोर में भी हो रहा है, आगे का तो क्या प्लान है? और अब स्थानीय जो स्थापित उद्योग है उत्तराखंड में उनके साथ भी 22 और 24 तारीख को 2 बड़ी बैठकें हैं ताकि वो भी अपना प्लान बढ़ा करें, क्योंकि कई प्रस्ताव उद्योग विभाग को मिले। देखिए, एक तो मैं बताना चाहता हूं कि 2018 में इन्वेस्टर समिट राज्य के अंदर हुई थी। उस समिट में भी बहुत सारे प्रस्ताव और बहुत सारे एमओयू उस समय हुए थे। उसमें से बहुत सारे लोगों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और इस दौरान जो हमने उसी काम को आगे बढ़ाया उसमें इंग्लैंड, आबू धाबी और दुबई, दिल्ली और मद्रास, इन शहरों में सभी निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से मिलना हुआ था, सबसे बातचीत की है। सभी से बात करने के बाद बड़ी संख्या में निवेशकों के प्रस्ताव और उनका आकर्षण उत्तराखंड की ओर है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए के निवेशकों के करार हमारे साथ हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। लेकिन हमने तय किया है कि एमओयू होते रहेंगे और उस पर आगे गुणवत्ता के आधार पर या राज्य की जो प्राथमिकता होगी या राज्य के लिए जो ज्यादा फायदेमंद होंगे उन सभी को हम अपनी प्राथमिकता में लेंगे। लेकिन उसकी ग्राउंडिंग ठीक से हो,
उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले ही जिस दिन हमारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जो कार्यक्रम हमारा 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित है, उससे पहले हमारा प्रयास है कि उसकी एक अच्छी ग्राउंडिंग पहले ही हम कर लें। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और खुशी की बात यह है कि पूरे देश दुनिया के अंदर धीरे धीरे उत्तराखंड की बात जा रही है। उत्तराखंड की जो यहाँ पर कानून व्यवस्था से लेकर जो हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो श्रमिक वर्ग और प्रबंधन वर्ग के बीच बहुत ज्यादा जो क्लैश नहीं है, और एक यहाँ की जलवायु से लेकर पर्यावरण, यहाँ का शुद्ध आबो हवा पूरे विश्व के लोगों को, देश के लोगों को आकर्षित कर रही है। उसमें उन सब लोगों को जहां वो लोग आना चाहते हैं, हमारा भी ये प्रयास है कि उनके लिए अच्छी योजनाओं का थोड़ा मैं कहूँ कि लिबरल जिनको योजनाओं को बनाना, नए पॉलिसीज को लाना, वो सब काम हमने किया है। एक लैंड बैंक भी तैयार किया है और जरूरत पड़ने पर आगे भी हम लोग जो इन्वेस्टर हैं उनके बहुत सारे सुझाव भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर हेली सेवा हेली सेवा देने के लिए, और देहरादून में आज लगभग 37 फ्लाइटें पूरे देश के अंदर से प्रमुख शहरों से यहाँ से जाती हैं। कुछ शहर अभी छूटे हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने आगे निकट भविष्य में उन शहरों को भी जोड़ना है। और दुबई और अबू धाबी में जब हम लोगों से मिले थे तो लोगों ने एक अपनी ये बात भी हमको सुझाव के रूप में दी थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देहरादून से या पंतनगर से होगी तो और देश दुनिया के लोग आएंगे। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी इसका निवेदन किया है कि जल्दी ही जो है हमारी जो हवाई सेवाएं हैं उनको भी उच्चीकृत किया जाए। देखिए, विशेष रूप से इंडस्ट्री है और टूरिज्म है, इसके साथ वेलनेस का है, हेल्थ सेक्टर है, इन सब पर हमारा विशेष फोकस है। बाकी एडवेंचर टूरिज्म भी काफी लोगों ने जो है उसको प्राथमिकता से कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। हेल्थ के सेक्टर में कैंसर जैसी बीमारियों से इलाज के लिए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। और विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग सेक्टरों में, चूंकि हमारे यहाँ पर फार्मा का भी बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स का भी बड़ा हब है, बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से काम कर रही है। एक सुदीप ने पहले प्रश्न पूछा था कि पुराने वाले जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है उसमें से भी हमको जो है एक बड़ी संख्या, मतलब मैं समझता हूँ कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपेंशन जो पुरानी जो इंडस्ट्री हमारे पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो भी अपने को एक्सपेंड कर रही हैं। और हमने कुछ नियमों में भी और पॉलिसी में भी कुछ जो शिथिलीकरण किया है, लिबरल जो बनाया है, उसमें उनके जो अंदर का जो एरिया होता है, क्या बोलते हैं उस एरिया को जिसके अंदर फैक्ट्री लगी होती है, वो ग्राउंड कवरेज एरिया, उसको भी हमने थोड़ा जो है उसमें भी हमने थोड़ा ढील दी है कि जितनी जरूरी है उसके अलावा वो अपने यूज में ले सकते हैं। हाँ हाँ, टोटल धनराशि कितनी सर जो हम यूपी से भी डिवाइड करेंगे? नहीं, टोटल इतनी है अभी तो। नहीं तो हम यूपी से डिवाइड कौन सा नहीं करेंगे सर? आगे जो अभी और भी, चूंकि क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें ये पहले का बना हुआ है, तो आगे समय में जैसे समय समय पर विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें परिवार कितने हैं और इसमें और उनको क्या पैकेज? परिवार तो एग्जैक्ट अभी इसमें जितने भी परिवार हैं जो भी उसके जद में आएंगे उन सभी के पुनर्वास के लिए हमने पहले से ही कैबिनेट में नई जमीन जो है पराग फार्म में वो देख ली है और उनका पुनर्वास हम पराग फार्म में करेंगे। वो नहीं, हमारा प्रयास होगा कि जो भी अब अन्य औपचारिकताएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हों और जल्दी से जल्दी उसका भूमि पूजन होकर उस पर काम को प्रारंभ किया जाए। नहीं, कर लिया 6000 एकड़।
नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त स्थान है और रेजिडेंशियल जो कोई क्वार्टर बनाने हैं या हमारे कर्मचारियों के, अधिकारियों के अगर आवास बनने हैं तो वो प्राथमिकता के आधार पर भी कहाँ पर अच्छे आवास बन सकते हैं, कहाँ पर इंडस्ट्री लग सकती है, उसकी दोनों की जो कैटेगरी है उसके आधार पर तय कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो तो सरकार की व्यवस्था है कि अगर सरकारी क्वार्टर कहीं पर बनने हैं तो अगली जगह पर बनेंगे, तो निश्चित उसमें कोई प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे सौगात दिए, तो क्या माने सारे सौगात आपके कार्यकाल में दिए, आपने प्रभावित होकर दिए सौगात? देखिए ऐसा है, मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म वर्म का रिश्ता है। तो उत्तराखंड में उनके बनने के बाद आप देखते होंगे 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बनी हैं, हमारे यहाँ पर एम्स का संचालन शुरू हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम शुरू हुआ है, दूरस्थ क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में बढ़ाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, हमारे यहाँ पर रोपवे की योजनाएं आई हैं, नया एम्स एक उधम सिंह नगर में बना है, देहरादून हो चाहे अन्य शहर हो या हवाई सेवाएं हो, सबको अपग्रेड हुआ है, देहरादून का हवाई अड्डा अपग्रेड हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी उनसे लगाव है, उनको अपने परिवार का मानते हैं। एक परिवार के नाते प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। देखिए जो बड़ी इंडस्ट्री हैं उनके लिए तो चूंकि लैंड बैंक जो चाहिए वो हमारा 4 जिलों में उपलब्ध है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग जो इंडस्ट्री भी पहाड़ों में जाएंगी, जो पहाड़ों में पर्यटन के रूप में, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में, उन सभी को प्राथमिकता देंगे। और हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री जो है केवल हमारे 4 जिलों के अलावा पहाड़ों में भी जाए। उसके लिए हम जिलाधिकारियों के साथ भी जल्दी ही बैठक भी करने वाले हैं। उन सभी को हमने पहले से ही ये प्रस्ताव भेजा हुआ है कि अपने अपने यहाँ पर क्या संभावना पर उनके यहाँ काम हो सकता है वो हमको दें। मेरा सवाल ये है कि पेपर लीक मामला एक ऐसा मामला था जिसपे सरकार ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और उसके बाद पूरे देश भर में सरकार की तारीफ भी हुई, लेकिन जो अधिकारी थे, चाहे हम सचिव की ही बात कर ले, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको भी हटाया गया, लेकिन अभी तक इतना लंबा समय हो चुका है, अब क्या स्टेप सरकार लेने जा रही है, क्योंकि न कोई ठोस प्रूफ मिल पा रहा है और न अभी तक बहाली हो पा रही, तो इस मामले में आगे सरकार क्या सोच रही है? देखिए जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है, और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब उद्यान विभाग में का मामला सामने आया, भाजपा विधायक का नाम भी सामने आया, ऑर्डर में अब तो माननीय न्यायालय में मामला है, जो भी माननीय न्यायालय को उस पर चूंकि अपना फैसला एक दे चुकी है और आगे जो भी आएगा, चूंकि माननीय न्यायालय के जो आदेश होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सवाल है सर, पार्टी हाईकमान को लेकर हमको 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए समय मांगा, 3 राज्यों के, तो कब कोई डेट आपने तय की है कि नहीं, वो एक्चुअली में इन्वेस्टर समिट होने के कारण से चूंकि मैं अभी तत्काल नहीं जा सकता था, इसके बाद अहमदाबाद और मुंबई का है, लेकिन मैंने पार्टी को अपना जो उन्होंने 5 दिन का समय कहा था कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देना है, तो अपना कार्यक्रम में दे दूंगा। पार्टी जहां भी उपयोग समझेगी वहां पर भेजेगी। इन्वेस्टर समिट को लेकर के सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन हमने देखा है साल 2017 से लेकर अब तक जो डिस्ट्रिक्ट में जो डीआईयू के जो ऑफिसर हैं वो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो ऑफिसर हैं वो वहाँ पर बैठ ही नहीं रहे हैं। एक कर्मचारियों के बलबूते पर वो पूरा का पूरा कार्यालय चल रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और ये इन्वेस्टर समिट इसीलिए हो रही है कि जो भी कमियां हैं, जो भी निवेश नहीं आ पाया है, उस पर भी हम लोग पुनः निरीक्षण उसका करेंगे, पुनः अवलोकन करेंगे कि आखिर कहां पर हमारे स्तर पर कमी है। क्योंकि पहले से भी जब हम आज इन्वेस्टर समिट में जा रहे थे तो उससे पहले भी जो हमको सुझाव मिले थे कि भाई आपके नियम थोड़ा
और अच्छे होने चाहिए, कुछ नए नियम होने चाहिए, नई पॉलिसीज होनी चाहिए, उन सभी को हमने किया है। आपने ये भी अच्छा सुझाव दिया है, मीनाक्षी जी यहाँ पर बैठे हैं, नोडल अधिकारी हैं, तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। सर एक सवाल है, जमरानी और गंगा के अलावा भी कम से कम 10 ऐसे पावर प्रोजेक्ट होंगे या इससे ज्यादा ही होंगे जो गंगा वैली और अलकनंदा के हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी शायद क्लियरेंस ऑलमोस्ट दे ही दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक केंद्र सरकार ने शायद उस पर अपनी कोई वो नहीं दिखाया है कि मतलब उसको चालू करवाया जाए। तो उस दिशा में सरकार क्या कर रही है? अब देखिए, ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का और गंगा प्राधिकरण, ये दोनों के बीच में चीजें रही हैं, उसमें हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि कुछ जो हमारा बाबला नंद प्रयाग जैसी योजनाएं हैं और योजनाएं हैं जिनसे बहुत ज्यादा जलवायु में कहीं किसी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं होने वाला है, उन सभी को हमको जो है उनकी स्वीकृति दे दी जाए और 25 मेगावाट से नीचे के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी हमको स्वीकृति मिल जाएगी तो हम काफी सारे प्रोजेक्टों पर काम कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है इस दिशा में हमको भारत सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।